हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका द आरब प्लेटफॉर्म पे। और जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा मोल कॉन्सेप्ट का, लास्ट जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था उनके लिए अब हम ये सेकंड लेक्चर लेके आए हैं, लेक्चर 2। और इसमें हम अपना सबसे पहला फार्मूला जो नंबर ऑफ मोल्स का हमने फर्स्ट लेक्चर में ड्राइव किया था उसको दोबारा लिखते हैं। So number of moles is equal to given number of particles, that is capital N, divided by Avogadro number of particles। तो आपको लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है बेटा। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करते हैं कि क्वेश्चन एक और करते हैं इससे कि गिवन नंबर ऑफ O2 molecules are 6.022 into 10 raised power 23, ठीक है बेटा। आउट ऑफ विच 0.75 मोल O2 molecules are removed। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैलकुलेट फर्स्ट नंबर ऑफ O2 molecules remain, second number of moles of O2 remain। पहले पार्ट में आपने सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं कि कितने बचे हैं, दूसरे पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिमेन कि कितने O2 के मोल्स बचे हुए हैं वो कैलकुलेट करने हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं। गिवन नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स आर, आपको जो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स गिवन है इनिशियली, है ना, तो इनिशियली जो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है वो कितने हैं, 6.022 into 10⁻23। पहले तो इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जो O2 के आपके पास है वो कितने हैं, गिवन नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। वो आ जाएगा 6.022 into 10⁻23 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर भी कितना होता है, 6.022 into 10⁻23। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 के इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आगे, 1 मोल, ठीक है। और 1 मोल में से कितने रिमूव किए आपने, 0.75। नंबर ऑफ मोल्स रिमेन, तो O2 के कितने मोल्स बचे होंगे, तो इनिशियली कितने थे, 1, रिमूव कितने के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 0.75। नंबर ऑफ रिमेन O2 मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 0.25 मोल, ठीक है। तो ये तो सेकंड पार्ट का पहले ही आ गया कि O2 के कितने मोल्स बचे होंगे, 0.25। अब कितने मॉलिक्यूल्स है उनका भी नंबर बताना है, तो ये एक तरीके से हमने सेकंड पार्ट का आंसर पहले निकाल लिया। फर्स्ट पार्ट हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिमेनिंग O2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिमेनिंग O2 मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो रिमेनिंग कितने मोल्स है, 0.25, और इससे हमें नंबर निकालना है O2 मॉलिक्यूल्स के जो रिमेन है। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 into 10⁻23। जब आप कैलकुलेशन करें अप्रोक्सीमेटली 6 यूज कर सकते हैं। 0.25 को फ्रैक्शन में आप यूज करोगे तो 1/4 into 6.022 into 10⁻23 इन नंबर ऑफ रिमेनिंग O2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। आंसर वुड बी 1.5 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा आंसर 10⁻23। तो आपके पास 1.5 रिमेन होंगे O2 के मॉलिक्यूल्स जो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस में नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिलेट कर सकते हैं। पहले पार्ट में हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए,
और लास्ट वाले पार्ट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट किए विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ मोल्स जो हमने कैलकुलेट किए थे फॉर द सेकंड एक्सप्रेशन, फॉर द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है बेटा, सो इस तरीके से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, फॉर्मूला लिखिए, गिवन लिखिए और उसके बाद ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सो नोट डाउन कर लीजिए और अब हम बढ़ते हैं एटम की तरफ। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन एटम के बाद ही अब हम अटेम्प्ट करेंगे। एटम मतलब एटम के कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, फिर हम एटॉमिक मास यूनिट और रिलेटिव, जिसको आप रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हो, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे रिलेट करेंगे, वो सब अब हम आगे टॉपिक में कवर करेंगे। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट एटम कि सर एटम होता क्या है। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो एटम है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, मतलब वो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, जो कि बाद में क्या हुआ, रॉन्ग प्रूफ हुआ, क्योंकि जो एटम है वो फर्दर 3 और फंडामेंटल पार्टिकल में ब्रेक कर दिया गया था, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी हम उन्हीं 3 फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, बट राइट नाउ वो हमारे अभी सिलेबस के बाहर है और उसका कोई यूज भी नहीं है फॉर आवर प्रिपरेशन। चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की कर रहे हो या स्कूल एग्जाम्स की, तो उससे आपको फर्दर नहीं पूछा जाएगा कि किससे सर बनते इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बट आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, क्वार्क्स, QUARK, क्वार्क्स से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रिपेयर होते हैं। और जैसा कि एक आपने सुना होगा एक्सपेरिमेंट हुआ था लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का, उसमें हिग्स बोसोन पार्टिकल, जिसको हम गॉड पार्टिकल बोलते हैं, जिससे बोलते हैं कि सारे पार्टिकल चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, क्वार्क्स है, वो सब उसी से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो अब हम एटम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है सर न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज, और किसी भी न्यूट्रल एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उस पॉजिटिव चार्ज के बराबर ही उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो उस न्यूक्लियस को क्या कर रहे होंगे, उस न्यूक्लियस के सराउंड कर रहे होंगे और रिवॉल्व कर रहे होंगे इन स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे उसमें उनकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। ठीक है बेटा, सो यहाँ पर हम एटम को ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट में, दैट इज न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है, एंड उसके अलावा जो बाहर का जितना भी पोर्शन है, ठीक है, चाहे पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तो उसके अलावा जितना भी पोर्शन है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, न्यूक्लियर पार्ट में आता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियस से ऐसे 200 और भी, मतलब न्यूक्लियस में 200 डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं और उनको कंबाइनली हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। बट अभी हम यहाँ पे 2 ही न्यूक्लियॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो अभी हम ये सिर्फ ये पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, ओनली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जहां प्रोटॉन्स का जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो मास ऑफ प्रोटॉन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा mp से, मास ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करूंगा mn से। ठीक है बेटा, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन स्टेशनरी ऑर्बिट, और उनके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बहुत ही कम होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन के कितने टाइम्स होता है, 1/1836 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, सो अब आप देख सकते हो कि जो मास है, तो न्यूक्लियर पार्ट में, न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज है एक तो, ठीक है, सो एक्सक्यूज मी, तो
न्यूक्लियस में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है पूरे एटम का। इसके अलावा आप देख सकते हो कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसके अलावा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो बहुत ज्यादा अमाउंट से ज्यादा है, ज्यादा अमाउंट में है। मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन इज मच मोर ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियर पार्ट में, न्यूक्लियस में आपके पास कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट मास ऑफ एटम। वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेट, ठीक है बेटा। इसी तरीके से एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, और आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट जो वॉल्यूम है, ठीक है, ऑलमोस्ट जो वॉल्यूम ऑफ एटम है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कवर होती है, ऑलमोस्ट कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ एटम। तो एटम की वॉल्यूम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सो एटम की मैक्सिमम जो वॉल्यूम पोर्शन है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होता है, और जो ऑलमोस्ट मैक्सिमम मास होता है एटम का वो न्यूक्लियर पार्ट में होता है, ठीक है बेटा। नोट डाउन कीजिए इसको, ठीक है। आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एटम की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। सर किसी भी एटम की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल लेके, ठीक है। तो किसी भी एटम, लेट हमारे पास एक एटम है Z, ठीक है, और ये उस एटम का सिंबल है। तो इसके टॉप पे आएगा मास नंबर, और सबस्क्रिप्ट में आप लिखोगे इसका, सॉरी माय मिस्टेक, कोई भी आपके पास एटम है, लेट सपोज उसका सिंबल है X, और उसके टॉप पे आएगा A, दैट इज मास नंबर, और सबस्क्रिप्ट में आएगा Z, दैट इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो जो X है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट का सिंबल रिप्रेजेंट करता है। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, मास नंबर ऑफ द एलिमेंट, मास नंबर ऑफ द एलिमेंट। और Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है बेटा। अब यहां पर जो मास नंबर है वो किसके बराबर है, सो A रिप्रेजेंट्स मास नंबर एंड इट इज इक्वल टू सम ऑफ number of protons and number of neutrons, ठीक है बेटा। तो जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मास नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन P प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो किसके बराबर होता है, मास नंबर, वेयर Z रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर। अब सर हम कैसे रिप्रेजेंट करें कि मास नंबर ऊपर आएगा सिंबल में कि एटॉमिक नंबर आएगा, तो अल्फाबेटिकली देखो, तो अल्फाबेटिकली कौन सबसे पहले आता है, ए, तो ए ऊपर आएगा। अल्फाबेटिकली कौन सबसे बाद में आता है, जी, जेड वो सबसे नीचे आएगा। और इसीलिए, और ये एक और रीजन इसलिए भी है क्योंकि मास नंबर पहले डिस्कवर हुआ था देन एटॉमिक नंबर।
इसलिए मास नंबर को हम ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं सिंबल। सो Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है बेटा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, Z इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, P। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वेयर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं सोडियम की, ठीक, तो सोडियम का सिंबल आता है Na। ठीक, अब कौन पहले आता है अल्फाबेटिकली, A, दैट इज मास नंबर, और मास नंबर सोडियम का कितना होता है 23, तो वो ऊपर लिखेंगे। एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होता है 11, वो नीचे लिखेंगे। तो कोई आपका एलिमेंट ऐसे लिख के दे दिया Na23 11, और आपसे पूछे भाई बताओ इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप ये बता सकते हो कि सर यहाँ पे मास नंबर आ रहा है 23, दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर आ रहा है सर 11, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आप बता सकते हो न्यूट्रॉन कितने हैं। प्रोटॉन तो आपको इक्वेशन नंबर 2 में ही पता लग गया कि प्रोटॉन कितने हैं 11। न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, न्यूट्रॉन आ जाएंगे मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन आ जाएगा 23 माइनस 11, और वो आ जाएगा आपके पास 12। तो यहाँ पे बेटा आपके पास न्यूट्रॉन आ गए 12। एक और क्वेश्चन, आपको ही बोलेगा सर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। सो एक बात आपने हमेशा याद रखनी, फॉर ए न्यूट्रल एटम, फॉर ए न्यूट्रल एटम number of proton is equal to number of electrons, number of proton is equal to number of electrons। so number of electron कितने हो जाएंगे सर सोडियम में, तो number of proton कितने 11, तो number of electrons in sodium वो कितने हो जाएंगे आपके पास 11। सो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, आगे बढ़ो। तो यहां पर मैंने आपको बताया किसी भी न्यूट्रल एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। ठीक है सर, अब न्यूट्रल क्यों बोलो, क्योंकि बेटा जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, तो आप टेक्निक्स का यूज करके आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी कर सकते हो केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से, या हीटिंग करके किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को आप रिमूव भी कर सकते हो, और इलेक्ट्रॉन्स को कोई एटम एक्स्ट्रा अपनी ऑर्बिट में ऐड भी कर सकता है। ठीक है, सो जैसे मैंने कहा फॉर ए न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उनको बोलते हैं आयन, जिसमें जो कोई एटम अगर चार्ज कैरी करते हैं उनको बोलते हैं आयंस। सो फॉर एन आयन, किसी भी आयन के लिए अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रिलेशन कैसा आएगा उसको देखते हैं। अब आयन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैटायन विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, दूसरा होता है एनायन विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, कैटायन के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड एनायंस के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो अगर आपको कोई कैटायनिक स्पीशीज दी है, कोई कैटायन दिया है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ, अच्छा आप कुछ बोलेंगे सर एटॉमिक नंबर कैसे लिख दिया, ये तो पढ़ा ही नहीं। तो मैंने आपको बताया था मास नंबर किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है Z, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसलिए बेटा मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ पॉइंट्स होते हैं कि टीचर्स जब पढ़ाते हैं वो बहुत डिस्कस करते हैं और एक ही जगह पे उसको सॉल्व करते हैं, है ना, तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिए,
है ना, जिस स्पीड से वीडियो बनी है उसी स्पीड से देखिए। जब आप रिवीजन कीजिए तब उसको ब्रेकफास्ट कर दीजिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पूछे आपसे तो कितना है, तो जो एटॉमिक नंबर होएगा उसमें से आपने क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम आना चाहिए, माइनस चार्ज। ठीक है, और यहाँ चार्ज का आपने क्या यूज करना है, मैग्नीट्यूड। चार्ज का क्या आएगा सर, मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर एनायन के बारे में पूछा जाए कि एनायन में सेम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने का तरीका तो सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ जाएगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रोटॉन से ज्यादा है तो उसको कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर प्लस चार्ज, और यहाँ पे भी आपको चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करना है। ठीक है बेटा, उसको लिखिए, फिर हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अब आप सोचोगे सर क्या ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन लगा के रखा हुआ है, इसका कहाँ मोल कंसेप्ट में यूज होएगा, वो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जब करेंगे तब पढ़ लेंगे ना सर। तो यहाँ पर मोल्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। तभी आपको बता रहे हैं कि कैसे सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको रब करके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको देता हूँ, फॉर्मूला लिखा रहेगा है ना। तो एग्जांपल कैलकुलेट, तो एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पर, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। P मतलब प्रोटॉन्स, N मतलब न्यूट्रॉन्स, E मतलब इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट O2 माइनस, सेकेंड P3 माइनस, थर्ड Na प्लस, फोर्थ आपके पास क्वेश्चन करते हैं हम, और क्या लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम, फिफ्थ Cl, सिक्स्थ यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कार्बन, लिखे या कोई और है एलिमेंट, लिख लेते हैं Ca2+। ठीक है बेटा, सो जल्दी से इन स्पीशीज में आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। पॉज कीजिए, फॉर्मूला आपके सामने लिखेगा और जल्दी से इनको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, सो मैं रब कर देता हूँ और आंसर लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देता हूँ, कौन सा आयन है वो, है ना, आयन या एटम जो भी है उसके बारे में मेंशन करता हूँ, फिर कितने प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, वो सब आपके लिए मेंशन कर देता हूँ। तो टोटल 6 केसेस के 1 2 3 4 5 6 आयन है अपने पास, O2 माइनस सबसे पहले, फिर P3 माइनस, है ना, Na प्लस, Mg, Cl, कैल्शियम 2+। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए यहाँ पर, तो इसके लिए बेटा अपने को एटॉमिक नंबर भी पता होने चाहिए। सो अभी मैं एक टेबल बनाऊंगा, उसमें आपको सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिख दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको इस तरीके से लिख के दे देता हूँ 16 18। ठीक है, और यहाँ पे फॉस्फोरस आता है 15 31 11 23 12 24, लेट 35 17 35 40 और 20। ठीक है, सो अब आपको करने में मुश्किल नहीं आएगी क्वेश्चंस करने में। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर आप देखें प्रोटॉन कितने होंगे, जितना एटॉमिक नंबर है 8, न्यूट्रॉन कितने हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, दैट इज क्योंकि ये एनायन है तो एटॉमिक नंबर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2 10। ठीक है बेटा, जितने प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कैसे आएगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 16, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, क्योंकि एनायन है तो 15 प्लस 3, ठीक है, दैट इज 18। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पर आपके पास, जितना एटॉमिक नंबर 11, न्यूट्रॉन कितना आ गया, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 या एटॉमिक नंबर, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये कैटायन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए एटॉमिक नंबर माइनस जितना चार्ज है प्लस में, दैट इज 10। ठीक है बेटा, न्यूट्रल है कोई दिक्कत नहीं है, तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना आएगा 24 माइनस 12 दैट इज 12। न्यूट्रल है जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट न्यूट्रॉन कैसा है कि 35 माइनस 17 दैट इज 18। कैल्शियम एटॉमिक नंबर जितना उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन कैसा है कि 40 माइनस 20 दैट इज 20। अब इलेक्ट्रॉन कैसा है कि क्योंकि कैटायन है तो एटॉमिक नंबर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट इज 18। ठीक है, सो इस पॉइंट का आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको भी देखिए 18 कैसा है इलेक्ट्रॉन, 15 एटॉमिक नंबर प्लस क्योंकि एनायन है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऐड करोगे 15 में तो 18। तो अगर आपको किसी सिंबल के साथ आपको कैटायन दे दिया जाए या नॉर्मल एटम दे दिया जाए तो और आपसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालने को बोला जाए, सो इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है बेटा, आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। नेक्स्ट यहां पर हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में ऑफ एटम। तो फंडामेंटल पार्टिकल एटम के तीन ही अभी हम फंडामेंटल पार्टिकल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उनके ऊपर क्या चार्ज है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, चार्ज बाद में डिस्कस करते हैं, मास है ना। तो फंडामेंटल पार्टिकल सिंबल मास इन केजी एंड चार्ज इन कूलम। ठीक, सो पहला फंडामेंटल पार्टिकल है अपने पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सिंबल के लिए इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है ई, है ना, माइनस अगर प्रोटॉन पी न्यूट्रॉन। अब ये क्वेश्चन इतने सारे करके आए उससे एक मास ऑन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻³ kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.65 into 10⁻27 kg और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 into 10⁻27 kg। आप देख सकते हो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बहुत कम डिफरेंस है, और हम ऑलमोस्ट कैलकुलेशन जब करते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही यूज करते हैं। चार्ज कितना आता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आता है -1.6 into 10⁻19 कूलम, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज आता है +1.6 into 10⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो होता है न्यूट्रल। आप लिख लीजिए। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना, उनके आंसर आपने देने हैं, तो पहले आप नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक, तो एग्जांपल नंबर 1, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक,
कैलकुलेट मास ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पहला तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा? मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना है सर? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। वन मोल इलेक्ट्रॉन्स कितने के बराबर हो गए? वन मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। सो एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1, एक मोल में होते हैं 6.0, तो टोटल मास ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? एक इलेक्ट्रॉन का मास इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मास ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा सर? 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 6.022 10⁻23। ठीक है बेटा, अगर आप सोचो कि मैं कोई आपको शायरी सुनाऊं या हंसी मजाक करूं तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे उसके लिए, है ना? तो लेक्चर अगर बोर हो जाए तो इसका मतलब सो मत जाना, जगह रहो, जागते रहो, सामने देखते रहो, इन्हीं को करके अच्छी तरह आप एग्जाम्स में भी अच्छे रिजल्ट लेके आओगे, है ना? बेसिक क्या भले ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट उस वहां तक उस लेवल तक के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक बेस बनाने की जरूरत है, तो वो हम आपका बनवा देंगे। सो इसका अप्रोक्सीमेटली 6 मान लो, है ना? तो जब आप ये वैल्यू सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली पूरी 6.022 इंटू 9.1 तो 54.7 के अराउंड आंसर आता है। एंड यहाँ पे यूनिट आ जाती है 10⁻⁸ ना, केजी आ जाएगा। इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं तो ये आता है 5.47 इंटू 10⁻⁷ केजी। तो वन मोल इलेक्ट्रॉन्स का इतना मास आता है, कितना? 5.47 इंटू 10⁻⁷ केजी, है ना? तो आप इस तरीके से मास ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना? पिछले लेक्चर में क्या था, कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। और ये अभी पढ़ के आए फर्स्ट लेक्चर में क्या था? वन मोल किसी भी पार्टिकल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। अगर वो वन मोल इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास? 6.022 इंटू 10⁻23। काइंडली नोट डाउन। सो आप नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है बेटा? सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको रब करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल, कैलकुलेट चार्ज ऑन, कैलकुलेट चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो वन मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है वो आपने कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे सर? पहले तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो पता होना चाहिए। तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और वन मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात हो रही है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वन मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो वन मोल के ऊपर कितना आएगा? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय वन मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा सर आपके पास? 6.022 इंटू 10⁻23। इतने इलेक्ट्रॉन्स है और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जब आप आंसर सॉल्व करते हैं तो ये आंसर अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आता है, जो वैल्यू सॉल्व करोगे वो आएगी 96,487 कूलम। बट इसको हम राउंड ऑफ करके न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं और वो वैल्यू होती है 96,500 कूलम। ठीक है सर, और इसको हम एक और यूनिट के बराबर बोलते हैं क्योंकि ये नंबर भी काफी लार्ज नंबर है, और इस वैल्यू को हम बोलते हैं 1 फैराडे।
क्योंकि फेराडे ने ही ये एक्सपेरिमेंट किए थे रिगार्डिंग द चार्ज, है ना, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे। सो 1 फेराडे को रिप्रेजेंट, आप फेराडे को रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल एफ से, तो आप बोल सकते हो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है, 96,500 कूलम और 1 फेराडे, तो जितना मोल उतना फेराडे का चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फेराडे चार्ज। ठीक है, सो यहाँ पर हम इस तरीके से कर सकते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। जैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना फेराडे चार्ज, सर अभी आया 1 फेराडे चार्ज। अगर मैं यहाँ पे 2 मोल फेराडे कर दूंगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल पे 1 फेराडे, तो यूनिटरी मेथड लगाओ, 2 मोल पे 2 फेराडे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 0.2 या 0.4, अगर मैं यूज करूँ 0.4 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल पे 1 फेराडे, 0.4 पे 0.4 फेराडे, तो कुछ नहीं करना, मोल हटाओ एफ लगाओ, मोल हटाओ एफ लगाओ, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज 1 फेराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज 2 फेराडे। अगर कोई हमसे बोले भाई कूलम में आंसर बताने, कोई दिक्कत नहीं, कूलम में बता देंगे। 1 फेराडे मतलब 96,500 कूलम, 2 फेराडे मतलब 2 into 96,500 कूलम, 0.4 फेराडे मतलब 0.4 into 96,500 कूलम। तो इस तरीके से हम कूलम में भी चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जितना मोल इलेक्ट्रॉन उतना फेराडे का चार्ज। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो चार्ज से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन। अब कोई पूछेगा सर मान लो Na+ है ना, कैटायन है, उसके ऊपर चार्ज निकालना है तो कैसे करेंगे, है ना बेटा। सो वो भी अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 वो डिस्कस करते हैं, नोट डाउन इट। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बेटा एग्जांपल नंबर 3, है ना, मैं आपसे पूछता हूँ कैलकुलेट चार्ज ऑन 0.2 मोल Na+ आयंस। ठीक, सो आप देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, इधर चार्ज कितना है Na के ऊपर 1 +1 यूनिट चार्ज है। सो 1 मोल Na+ है हमारे पास अगर, तो कितना यूनिट चार्ज, एक Na+ पे, तो 1 Na+ पे कितना चार्ज है +1 यूनिट, तो 1 मोल Na+ पर कितना चार्ज होएगा 1 फेराडे। जैसे आप इलेक्ट्रॉन को ट्रीट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज था, तो इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ गया सोडियम आया, उसके ऊपर कितना चार्ज है +1, तो 1 मोल Na+ पे 1 फेराडे। सो 0.2 मोल Na+ पे कितना फेराडे चार्ज आएगा 0.2 फेराडे। ठीक, एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 0.25 मोल Mg2+ आयंस। ठीक है, या +1 यूनिट, यूनिट मतलब जो चार्ज की एक यूनिट होती है 1.6 इंटू, वो लिखने के बजाय मैंने +1 यूनिट बोल दिया। अच्छा, एक मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है, एक मैग्नीशियम 2+ पे कितना चार्ज है सर 2+ +2 यूनिट, 1 मोल अगर Mg+2 लूं तो जितना प्लस चार्ज है उतना ही फेराडे में चार्ज आएगा, तो 1 मोल Mg के ऊपर कितना चार्ज है 2+, तो मतलब कितना फेराडे का चार्ज आ गया, जितना चार्ज है दैट इज 2 फेराडे। So 0.25 मोल Mg2+ पे कितना चार्ज आ जाएगा सर, 1 मोल पे 2 फेराडे, 0.25 पे कितना आ जाएगा 2 into 0.25 दैट इज 0.5 फेराडे। कंप्लीट। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस अब आपको देता हूँ, आप कैलकुलेट कीजिए। 0.5 मोल Al3+ आयंस, ठीक है, 0.75 मोल ऑक्साइड आयन मतलब O2- आयन,
तो बताओ कितने फेरेडे का चार्ज रहेगा। सो अगर मैं मेरे पास 1 मोल Al3 प्लस है तो जितना चार्ज है उतने फेरेडे का चार्ज है 1 मोल पे, दैट इज 3 फेरेडे। तो 0.5 मोल Al3 प्लस पे कितने का चार्ज होएगा, 3 इंटू जितना मोल गिवन है उसका 0.5, दैट इज 1.5 फेरेडे। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पे 1 मोल ऑक्साइड आयंस हो तो उस पे जितना चार्ज है उतने फेरेडे का चार्ज है, दैट इज 2 फेरेडे। बट 1 मोल की जगह कितना है, 0.75। तो यूनिटरी मेथड मतलब 0.75 मोल पे कितना फेरेडे चार्ज होगा, 2 इंटू 0.75, दैट इज 1.5 फेरेडे। ठीक है बेटा, नोट डाउन इट। सो इस तरीके से चार्ज से रिलेटेड भी आपको मोल और चार्ज का रिलेशन फेरेडे के साथ दिया जा सकता है। ठीक है बेटा, नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं।